अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैद महबूब है और लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे आईपीई और उसमें हमने मर्केंटाइलिज्म और लिबरलिज्म को देखा था। अब आज हम कंपैरेटिव एडवांटेज पे आएंगे दोनों के। लेट्स टेक टू कमोडिटीज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ऑयल एंड कार्स। एक हाइपोथेटिकल मिसाल लेते हैं कि जापान, हमें पता है कि ज्यादा जो उसका फोकस है वो कार्स बनाने के ऊपर है और वो ऑयल बाय करता है बाहर से। क्या ये बेहतर नहीं कि बजाय वो सारी एफर्ट्स कार्स को देने के अपनी इकोनॉमी का कुछ पोर्शन ऑयल, सिंथेटिक ऑयल के अंदर भी सर्व करे और उसमें भी सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करे। इकोनॉमिक्स हमें कहती है, आईपीई जो है यानी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो हमें ये कहती है कि अ स्टेट मस्ट नॉट और नीड नॉट टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन एवरी स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. They only need to specialize in certain spheres in which they have a comparative advantage. Japan has a comparative advantage in the case of cars. Saudi Arab has a comparative advantage in case of oil. तो वो उसी में ज्यादा एक्सेल करें, वहां से जो उनको मुनाफा आएगा फिर वो ऑफसेट करें, वो ऑयल खरीद लें जापान वाले। सऊदी अरब गाड़ियां खरीद ले, बजाय वो गाड़ियों के चक्कर में पड़ेगा। दे टू रीच ऑन द जापानीज लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इट रिक्वायर्स देम एजेस। क्लियर हुई बात आपको? दूसरी बात यह कि पेरेटो ऑप्टिमल फ्रंट जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जिक्र भी किया होगा, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड जनरली एक्सपैंड करता होता है, लेकिन ट्रेड विदाउट ड्रॉबैक्स नहीं है। इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं लेकिन बाज़ का शॉर्ट टर्म लॉसेस भी होते हैं और ये इंटरनेशनल इकोनॉमी के मुताबिक फ्लक्चुएट करते होते हैं। मैं मिसाल देता हूं, एक आपने नाम सुना होगा मोनोपोली का, अनफेयर कंट्रोल ऑन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन और द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें पॉलिटिक्स आ जाती है, स्टेट्स इंटरवीन करती हैं डिफरेंट हवाले से, प्रोटेक्शनिज्म इसमें आ जाती है कि स्टेट जो है वो अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहां से लफ्ज निकला है, आप इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। इसे हम कहते होते हैं प्रोटेक्शनिज्म, दैट यू वांट टू प्रोटेक्ट योर नेटिव इंडस्ट्री। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट्स में एक फिनोमेना है मोनोपोली। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अनफेयर या इवन फेयरली आप एक ह्यूज मेथड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर काबिज हो जाते हैं। नाउ यू कैन कंट्रोल द प्राइसेस, और जहां पे कंपटीशन लिबरलिज्म कहती है खत्म होता है, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी बात, ओलिगोपोली। आप ये कह सकते हैं कि मोनोपोली शेयर्ड बाय अ फ्यू लार्ज पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस और पीपल और इंस्टीट्यूशंस। इधर हम ये ले लें कि मोनोपोली की सेंस में ना हम डी बियर्स कंपनी का हवाला दे सकते हैं। इट्स अ साउथ अफ्रीकन कंपनी विच प्रोड्यूसेस मोर देन 40% ऑफ अनकट डायमंड ऑफ द वर्ल्ड। एक लिहाज से नियर मोनोपोली है। ओलिगोपोली में आपको मिसाल बेहतर आएगी ओपेक की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें ये लोग ये करते हैं कि ओपेक मेंबर्स जो हैं ये विलफुली ऑयल की प्राइसेस को ज्यादा रखते हैं, कम कहीं कोई भी नहीं करता। बिकॉज अगर फर्ज किया सऊदी अरब कम करेगा तो सीरिया या इराक की तरफ लोग जा सकते हैं, अगर सऊदी अरब कम करेगा तो ज्यादा लोग इस तरफ आ जाएंगे सऊदी अरब से ऑयल खरीदने के लिए। ठीक है, रिजल्टेंटली जो सऊदी अरब के कंपेटिटर्स हैं उनको भी ऑयल की प्राइसेस को कम करना पड़ेगा और ओवरऑल सब की ऑयल की प्राइसेस कम हो जाएंगी। ओपेक मेंबर्स को इस बात का नुकसान है। तो ओपेक ने क्या किया, इन्होंने पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज के नाम से एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इन्होंने साथ ये बात की कि हम लोग अनइंटेंशनली ऑयल की प्राइसेस को ज्यादा रखेंगे, आप भी कम ना करें, हम भी कम नहीं करेंगे। नतीजा लोग कहां जाएंगे, मजबूरी है वहां से खरीदना। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली। Then there is the method of corruption.
पॉलिटिक्स विल प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द वर्ल्ड मार्केट्स, और टैक्सेशन जो है वो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी है सारे केस के अंदर। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की दूसरी किस्म हम ले सकते हैं सैंक्शंस। गवर्नमेंट अप्लाई करती हैं डिफरेंट कंपनीज के ऊपर डिफरेंट सैंक्शंस, या डिफरेंट नेशंस दूसरी नेशंस के ऊपर सैंक्शंस को अप्लाई करती हैं। ऑतर्की, ये एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, और बेसिकली ना ये फाशिस्ट इटली में आया था। ऑतर्की में ये होता है कि जो मुल्क है वो कहता है कि मैं सेल्फ रिलायंट हो जाऊंगा, मैं किसी और स्टेट पर रिलाई नहीं करूंगा। जैसे मैंने ऑयल और कार की मिसाल दी आपको, हम सब कुछ खुद तैयार करेंगे। लेकिन हमने एक चीज देखी है, हमसे मुराद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, कि जब भी ये वाली चीज को अप्लाई करने की कोशिश की गई है, द रिजल्ट्स हैव बीन डेवास्टेटिंग फॉर द कंट्री। Autarky has failed always, in the case of China in 1950s, in case of North Korea even now, in case of Albania, it's some country in Eastern Europe. It tried to achieve autarky but it failed miserably. Then वही जो मैंने मेंशन किया था, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ आ जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जनरली बाय डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स ऑफ कंपीटिंग गुड्स। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं। पाकिस्तान मार्कर तैयार करता है। अब पाकिस्तान जापान से फर्ज किया मार्कर इंपोर्ट करता है, तो हम ये करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज अगर सुपीरियर जापानीज प्रोडक्ट्स आ गई यहाँ पे, तो वो आके इन मार्कर्स को क्या करेंगी, खत्म। वो ज्यादा अच्छे मार्कर्स हैं तो कंज्यूमर्स नेचुरली उन मार्कर्स की तरफ जाएंगे, हमारी इंडस्ट्री से कोई खरीदने वाला बंदा नहीं बचेगा। So in order to protect the industry, the native home industry, states जो होती हैं वो regulations apply कर देती हैं किसी और country की imports के ऊपर। अब जापान से जी हम 10 मार्कर से ऊपर नहीं लेंगे, मिसाल दे रहा हूं, तो बकाया ऑटोमेटिकली जब 10 हम खरीद लेंगे तो बकाया हम यहां से लेंगे फिर। तो इस तरह आपकी इंडस्ट्री को किक ऑफ करने का मौका मिलता है। प्रेडेटरी प्रैक्टिस एंड डंपिंग, इसमें प्रेडेटरी का मतलब ये है कि यू कैप्चर एन अनफेयर शेयर ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। डिफरेंट सूरतें हो सकती हैं इस चीज की। और दूसरी चीज है डंपिंग। डंपिंग में दोस्तों ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को किसी और कंट्री की मार्केट में डंप कर देते हैं, यानी कि चीपर प्राइस पे उन प्रोडक्ट्स की बम्बार्डमेंट कर देते हैं उस मार्केट के अंदर। उससे क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट्स की चीपर प्राइस की वजह से जो उस कंट्री या उस स्टेट के प्रोडक्ट्स की वैल्यू है वो अपने आप कम होती है। जब वो इतने ज्यादा हो गए हैं और वो चीप भी हैं तो लोग अपने आप उनकी तरफ जाएंगे, तो रिजल्टेंटली उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अपने आप उनकी प्राइस नीचे लेकर आएंगी। तो बेसिकली यूएस ने एक्यूज किया था जापान को जी कि जापान अपनी इलेक्ट्रॉनिक जो तनसीबात है या जो प्रोडक्ट्स है उसके थ्रू डंपिंग कर रहा है इन द यूएस मार्केट्स। और डब्ल्यूटीओ में इसके ऊपर एक यानी कि मुकदमा भी किया था यूएस ने, लेकिन डब्ल्यूटीओ ने अगेंस्ट यूएस इसका फैसला दिया था। साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल्स की एग्जांपल इसके अंदर आती है कि इन्फेंट इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन आप लोग कैसे करते होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि मेन मकसद जो प्रोटेक्शनिज्म का होता है वो ये है कि इन्फेंट इंडस्ट्री को ब्लूम करने का मौका दिया जाए। और प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्री इज आल्सो वाइटल टू द नेशनल सिक्योरिटी। डिफेंस का मकसद ये होता है कि प्रेडेटरी इफेक्ट्स को जितना हो सके उतना मिनिमाइज किया जाए। बिकॉज अगर डिफेंस के ऊपर आप कोई किसी मुल्क का ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए डिफेंस के हवाले से किसी और मुल्क के ऊपर या उसकी प्रोडक्ट्स पे, तो वो किसी भी वक्त उन प्रोडक्ट्स की सप्लाई को रोक कर इस मुल्क के डिफेंस को जेपर्डाइज कर सकते हैं। समझ गए? अगली बात ये कि प्रोटेक्शनिज्म इज मींस टू डिस्करेज इंपोर्ट्स। मैंने आपको बता दी है ये कैसे डिस्करेज होती है, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। या आप टैरिफ या ड्यूटीज अप्लाई कर देते हैं, एक खास किस्म की अमाउंट चार्ज करते हैं आप उस प्रोडक्ट के मुल्क में दाखिले के ऊपर, या आप नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देते हैं जिसमें कोटाज आ जाते हैं जी कि वही जो मैंने आपको बताया कि 10 से ऊपर मार्कर्स जापान के नहीं आ सकते,
या इसमें रेगुलेशंस आ जाती हैं, और साथ ही इसमें सब्सिडीज भी आ जाती हैं. Subsidy is an amount given by the government to its industry so that that industry can perform better. समझ आ गई बात की? जब कोई इंडस्ट्री सफर कर रही होती है तो गवर्नमेंट उस मुल्क की उस इंडस्ट्री को बचाने के लिए उसको सब्सिडाइज करती होती है. ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस. आजकल एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है इकोनॉमिक नेशनलिज्म का. ये भी आसान सी चीज है अगर आप इसको गौर से देखें कि आप अपनी इकोनॉमी को बजाय ग्लोबल तनाजुर में देखने के आप नेशनलिस्टिक इनवर्ड होकर देखें. ऑथर की जैसे एक कॉन्सेप्ट था प्रोटेक्शनिज्म. अपनी इकोनॉमी को मैं बेहतर कैसे कर सकता हूं. इट शेयर्स द असम्पशंस विद मर्केंटाइलिज्म. और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर. तो दोस्तों दैट वाज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी फॉर यू. नियो मार्क्सिज्म इसका रहता है, वो इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे. डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप. वी सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.